फिल्म की शुरुआत में एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है जहां पर रेचल अपने हस्बैंड मैथ्यू और अपने बेटे के साथ अपने पेरेंट्स के घर जा रही थी। मैथ्यू रेचल को समझाता है कि प्लीज वहां जाकर जरा होश से काम लेना और अपना आपा मत खो बैठना। एक्चुअली रेचल के फादर ने यहाँ उसी के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी, के चलते रेचल अपने फ्रेंड और अपने पिता से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जो कहता है कि अगर तुम इसी तरह से गुस्सा दिखाती रही और वहां पर जाकर उनके साथ झगड़ा किया तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, बल्कि सब कुछ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही ले जाएगी। फादर की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब सुनने में आ रहा है कि उनके हाथ एक बड़ा इन्वेस्टर लग गया है और वो इनकी कंपनी को खरीदना चाह रहा है। इस तरह से ये काफी अमीर हो सकते हैं। मैथ्यू सारे रास्ते बस अपनी बीवी को यही समझाते हुए आता है। फाइनली अब ये अपने फादर के घर पहुंच जाते हैं। हमें रेचल के फादर को दिखाया जाता है जिनके ऊपर पिछले काफी दिनों से एक ऐसा फार्मूला बनाने का जुनून सवार था जो किसी की भी जवानी को वापस ला सकता था। मतलब कि किसी भी बूढ़े शख्स को दोबारा से जवान बनाया जा सकता था। फार्मूला रेडी होने के बाद वो उस फार्मूले को सबसे पहले खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। एक्साइटमेंट में पूरी बोतल ही घटाघट पी जाता है। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में उसके फादर के ऊपर तो जैसे जादू सा होने लगा। उसके फेस पर सारी झुर्रियां गायब हो गईं। उसकी स्किन और बॉडी के तमाम मसल्स टाइट होने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी जवान आदमी की हो। अब वो दिखने में बिल्कुल जवान लग रहा था। वो अपनी उम्र से इस वक्त कम से कम भी 20 साल छोटा लग रहा होगा। अब जब वॉशरूम जाकर वो मिरर में खुद को देखता है तो खुद को देखते ही वो शॉक रह जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका रिजल्ट इतना अच्छा होगा। वो फिर से खुद को जवान पाकर बहुत खुश था, लेकिन उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि जितने जल्दी इस फार्मूला ने उसके ऊपर असर किया है, इतने ही जल्दी वो उसके अंदर इसके साइड इफेक्ट्स भी पैदा कर रहा है। उसकी वाइफ भी उसको इस तरह से देखकर काफी हैरान हो गई थी। फिर वो अपनी वाइफ को भी इस फार्मूला के बारे में बताता है और कहता है कि देखो, इस फार्मूला की वजह से ना कि सिर्फ मैं बाहर से बल्कि अंदर से भी खुद को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। वो कहता है कि तुम्हें तो यकीन भी नहीं आएगा कि जो मेडिसिन मैंने बना दी है, दुनिया उसको खरीदने के लिए पागल हो जाएगी। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमसे ये फार्मूला लेने के लिए तैयार बैठी होंगी और तुम देखना हम कितने जल्दी माला माल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक वो इस बात से अनजान था कि उस सीरम के साइड इफेक्ट्स उसकी बॉडी में होना शुरू हो गए हैं। उसकी बैक पर एक जख्म बन गया था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। खैर दूसरी तरफ रेचल पूरे रास्ते अपने हस्बैंड का लेक्चर सुनते हुए फादर की तरफ पहुंच ही जाती है। उसका वेलकम करने के लिए उसके फादर की सेकंड वाइफ करीना खुद बाहर आती है और रेचल उसको बहुत बुरी तरह से इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है, क्योंकि करीना जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने उसको धोखा दिया था उसके फादर के साथ शादी करके। यहाँ माहौल काफी टेंस लगता है जिसकी वजह से करीना भी काफी उदास हो जाती है। पर रेचल का बेटा यहाँ पर करीना से काफी प्यार से मिलता है, मगर रेचल अपने बेटे को उससे दूर करते हुए उसे वार्निंग देती है कि आज के बाद इस लड़की के करीब मत जाना। चल सबसे पहले मिलने के लिए अपने भाई के कमरे में जाती है जो कि काफी लेजी था और सारा दिन बस कंप्यूटर पे अपनी गेम्स खेलता रहता था। इवन कि उसको तो इस चीज की भी परवाह नहीं थी कि उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली है। अब इनके फादर जैसे ही ड्राइंग रूम में इनको मिलने के लिए आते हैं, रेचल तो उनको देखकर हैरान परेशान हो जाती है कि फादर एक ही रात में इतने जवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसको तो अभी फार्मूला वाली बात नहीं पता थी ना। अब डैड उनके सर पे एक और बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। वो बताते हैं कि अब उन्होंने फैमिली बिजनेस को बेचने का इरादा छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि अब वो इस कंपनी को कभी नहीं बेचेंगे। उनके इस फैसले से रूम में मौजूद कोई भी इंसान खुश नहीं था। रेचल ना उसका हस्बैंड और ना ही उसका भाई तो इवन के कमरा ही छोड़ के चला जाता है, क्योंकि सभी को एकदम से अमीर जो बनना था। डैड इनको समझाते हुए कहते हैं कि देखो, मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया। बेशक हमारी कंपनी अभी लॉस में जा रही है, लेकिन जो चीज मैंने बनाई है उससे ये कंपनी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। अब वो सबको दिखाते हैं अपना बनाया हुआ सीरम ऑफ इमोर्टैलिटी, जो किसी भी बूढ़े को जवान बना सकता है और किसी को तो मौत से भी दूर रख सकता है। करीना यहाँ अपने हस्बैंड से कहती है, लेकिन आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप इस कंपनी को बेचकर रिटायरमेंट ले लेंगे और अब हम एक सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। जिस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि देखो, अब तो मैं जवान भी हो गया हूँ और अब हम बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे और सुकून की जिंदगी भी गुजारेंगे और इस तरह से हम अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे। करीना को डैड से ऐसे बात करते देख रेचल को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपना सारा टेम्पर खो बैठती है और करीना पे चिल्लाने
चिल्लाने लगती है कि तुमने तो ऑलरेडी हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, तो अब हमसे और क्या चाहती हो। इस बहस के चलते किसी को ख्याल ही नहीं रहता कि उसके डैड की तबीयत तो कितनी खराब हो रही है। उनके फेस पर पसीना आने लगता है और हालत काफी खराब हो रही थी। तभी हमारी नजर उनकी गर्दन पर बने जख्म पर पड़ती है जो बहुत बुरी तरह से खराब हो गया था। उनकी बॉडी अजीब तरीके से मुड़ने लगती है और यहाँ तक कि उनको खून की उल्टी भी आ जाती है। उनकी आंखें भी बदलने लगती हैं और देखते ही देखते डैड उनके हाथों में ही दम तोड़ देते हैं। नाज रोते हुए कहती है कि प्लीज कोई तो एम्बुलेंस को बुलाओ। अब एम्बुलेंस को बुलाने का भी क्या ही फायदा था, क्योंकि उसके डैड तो मर चुके थे। पर कुछ ही मिनट में वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। उसके डैड दोबारा से जिंदा हो बैठते हैं, पर अब वो एक नॉर्मल इंसान नहीं थे, बल्कि अब वो एक खतरनाक ज़ोंबी बन चुके थे। वो बिल्कुल भी किसी नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट नहीं कर रहे थे। उनकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर डैड को हुआ क्या। ये सभी आवाजें सुनने के बाद उनका सर्वेंट भी बाहर भागकर देखने के लिए आता है, पर एकदम से डैड सर्वेंट पर हमला करते हुए उसकी गर्दन से पूरा गोश्त का टुकड़ा ही निकाल लेते हैं। डैड अगला हमला अपने न्यू इन्वेस्टर पर करते हैं, जो कि अभी अभी डील को डन करने के लिए फादर से मिलने आए थे। खुद को उसके काटने से तो बचा लेता है, लेकिन उसका सारा ब्लड उसके मुंह के अंदर चला जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़ोंबी एक नॉर्मल इंसान को खून से ही इन्फेक्टेड करते हैं, इसलिए ब्लड उसके मुंह के अंदर जाते ही ये तय था कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया। अब डैड अपने बेटे डैनी के ऊपर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर डैड तो बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं थे। अब डैनी के हाथ में वो गन गलती से ट्रिगर हो जाती है। ट्रिगर होते ही एरो डैड के फेस से सीधा दिमाग के अंदर घुस जाता है, जिससे उनका दिमाग डैमेज होते ही डैड की जगह पर ही मौत हो जाती है। अभी तो ये लोग सिर्फ एक ही ज़ोंबी से खुद की जान छुड़ा पाए थे, पर बाकी के दोनों इन्फेक्टेड हुए ज़ोंबीज का खतरा अभी भी इनके सर पर मंडला रहा था। अब वो इन्वेस्टर जो यहाँ पर डील करने के लिए आया था, वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है, जबकि मैथ्यू उनको वहाँ से जाने के लिए रोकता भी है। दूसरी तरफ डैनी को इस बात का रिग्रेट था कि उसने अपने फादर की जान ले ली। वो रोते हुए गाड़ी में जा बैठता है और रेचल उसको यहाँ संभालने की कोशिश करती है। हमें घर के अंदर दिखाया जाता है जो सर्वेंट पहले मर चुका था वो भी अब ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाता है। घर में मौजूद तीनों लोग काफी डर जाते हैं। वो सर्वेंट एक और सर्वेंट पर अटैक करते हुए पहले तो उसके बाजू पर बाइट करता है, उसके बाद उसकी गर्दन पर, उसके बाद उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए उसको भी ज़ोंबी बना देता है। बाहर गाड़ी में रेचल अपने भाई को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है डैनी, और वैसे भी अगर ये सब ना होता तो हमारी जान चली जाती, सबको भूल जाओ। इस बीच घर के हालात तो और भी ज्यादा खराब हो चुके थे, क्योंकि डैड ने जिस सर्वेंट को काटा था वो भी अब ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए वो एक एक करके घर के सभी लोगों पर अटैक कर रहा है। बाहर खड़े रेचल और डैनी गाड़ी में बैठे सब कुछ देख लेते हैं। अब घर के सारे वर्कर्स इनके डैड की तरह ज़ोंबी बन चुके थे। उनमें से एक वर्कर रेचल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डैनी फटाफट कार को स्टार्ट करके उसको गाड़ी के नीचे कुचल देता है। इसी बीच मैथ्यू, रेचल का बेटा, करीना और साथ में एक वर्कर किसी तरह से खुद की जान बचाते हुए बाहर भागते हैं। थोड़े टाइम के बाद डैनी और रेचल अपने बाकी लोगों को ढूंढने के लिए घर के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर तभी अचानक एक वर्कर उनकी ओर बढ़ता है और ये लोग घर से बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर भी जिस ज़ोंबी को उन्होंने गाड़ी के नीचे कुचल रखा था वो भी जिंदा हो गई थी। लेकिन फिर भी ये दोनों हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह से गाड़ी में बैठ जाते हैं। उधर वो जो इन्वेस्टर जिसके मुंह में इनके डैड का खून चला गया था, तब वहाँ से गाड़ी में बैठकर भाग जाता है, वो भी अब ज़ोंबी में कन्वर्ट हो रहा था। धीरे धीरे उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और गाड़ी एकदम बेकाबू हो जाती है। अब गाँव में जो शादी लगी हुई थी, गाड़ी बेकाबू होकर सीधा वहीं चली जाती है। तभी एक भयानक एक्सीडेंट भी होता है। अब उनमें से एक इंसान चेक करने के लिए जब गाड़ी का दरवाजा खोलता है, वो ज़ोंबी गाड़ी से बाहर निकलकर सब पर अटैक करने लगता है और उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाने लगता है। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर शादी में आए हुए सभी के सभी लोग ज़ोंबी बन जाते हैं और बुरी तरह एक दूसरे को ही चीर फाड़ रहे थे। अगली सीन में हमें मैथ्यू वाला पूरा ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि अपनी जान बचाकर किसी तरह से गाड़ी तक पहुंचते हैं, मगर जल्दी में उनको गाड़ी की नहीं मिल रही होती। चंद ही सेकंड में वो जो ज़ोंबी सर्वेंट उनका पीछा कर रहा था, वो यहाँ तक भी उनके पीछे पहुंच जाता है। हर कोई गाड़ी के नीचे या पीछे छुपने लगता है ताकि वो ज़ोंबी इनको ढूंढ ना पाए। वो उन पर अटैक कर देता है। सभी लोग खुद को बचाने के लिए उससे लड़ते हैं और जो भी चीज हाथ में आती है, पत्थर, लाठी, उसे मारकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश के कतरे उसके जिस्म के ऊपर पड़ते हैं, वो ज़ोंबी कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। मैथ्यू चेक करता है कि जो कॉल उसके फोन पर आई थी वो रेचल की तरफ से थी। मैथ्यू कॉल बैक करता है। रेचल को जब पता चलता है कि वो सब अभी तक जिंदा हैं, तो वो डैनी से कहती है कि उन्हें बचाने के लिए वहाँ चलना चाहिए। उधर मैथ्यू की टीम बचते बचाते उसी जगह पर आ पहुँचती है जहाँ पर शादी का इवेंट चल रहा
रहा था, पर अब तो वहाँ का नजारा बहुत ही खौफनाक था। हर कोई वहाँ पर ज़ोंबी बन चुका था। ये सब भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं ताकि कोई ज़ोंबी की नजर इन पर ना पड़े, पर तभी अचानक पीछे से एक ज़ोंबी आकर फीमेल वर्कर पर अटैक करते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। बाकी के लोग खुद को बचाते हुए हॉल के अंदर जाते हैं और दरवाजा लॉक कर लेते हैं, जिससे वो ज़ोंबी अंदर नहीं आ सकते थे। इसी बीच रेचल और डैनी भी अपनी गाड़ी लेकर उसी शादी वाली जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पूरा इलाका अब ज़ोंबी से भरा हुआ है। उधर मैथ्यू, उसका बेटा, करीना और बाकी के 2 लोग धीरे धीरे घर के सभी दरवाजे बंद करके पानी पीने लगते हैं। तभी रेचल का फोन आता है। वो बताती है, हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पर तुमने बताया था। रेचल मैथ्यू को अपनी लोकेशन बताने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजा देती है और सभी ज़ोंबीज अट्रैक्ट होते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ आते हैं। जल्द ही रेचल को एहसास होता है कि उसने हॉर्न बजाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। उनके पास अब भागने के अलावा भी और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर मैथ्यू, उसका बेटा और करीना को लगता है कि बाहर अब ज्यादा ज़ोंबीज नहीं बचे, इसलिए उस घर से बाहर निकलते हैं ताकि वहाँ से भाग सकें। जैसे ही वो कार के पास पहुँचते हैं, उन्हें समझ आती है कि कार तो एक्सीडेंट में बुरी तरह से खराब हो चुकी है। तभी बच्चे की नजर पीछे से आते हुए एक ज़ोंबी की तरफ पड़ती है। एक मर्तबा फिर ये भागते हुए साथ वाले एक घर में जा घुसते हैं। करीना और बेटा तो अंदर चले गए थे, मगर मैथ्यू उस ज़ोंबी से फाइट करने के लिए बाहर ही रह गया था। एक जबरदस्त फाइट के बाद मैथ्यू ज़ोंबी को भी मार के अंदर आ जाता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। ये तीनों तो अब घर के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर रेचल और डैनी अभी भी गाड़ी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उनको ये टेंशन थी कि वो अपने बाकी लोगों को पीछे ही छोड़ आए हैं। दूसरी तरफ रेचल और डैनी जिस गाड़ी से सब ज़ोंबीज को कुचलते हुए उनसे बचते हुए आ रहे थे, वो गाड़ी खराब हो चुकी थी। ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ करीब एक पुलिस स्टेशन है, ये वहाँ पर जाएंगे। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद कोई भी पुलिस इनकी बात पर यकीन नहीं करता, मगर फिर भी एक ऑफिसर अपने लोगों को बाहर की सिचुएशन चेक करने के लिए भेजते हैं। लेकिन बाहर की सिचुएशन तो उनकी सोच से भी ज्यादा खराब थी। वो अपने आप को बचाने के लिए ये सभी पुलिस ऑफिसर सभी ज़ोंबीज पर गोलियां भी बरसाते हैं, लेकिन किसी भी ज़ोंबी पर इनकी किसी गोली का असर नहीं हो रहा था। वो ज़ोंबीज बाकी दूसरे लोगों की तरह इन ऑफिसर्स को भी चीर फाड़ देते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से 2 ऑफिसर्स अपनी जान बचाकर किसी तरह से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बाहर की सिचुएशन उन्हें बताते हैं कि रेचल और डैनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब क्योंकि बाहर के ज़ोंबीज इन ऑफिसर्स का पीछा करते पुलिस स्टेशन ही आ रहे थे, ये लोग इस पुलिस स्टेशन के तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगते हैं ताकि कोई भी ज़ोंबी अंदर ना घुस पाए। लेकिन अब क्योंकि जो बाहर का एक ऑफिसर अंदर आया था जिस पर ज़ोंबी ने अटैक किया था, वो भी जल्द ही ज़ोंबी में तब्दील हो जाता है और यहाँ के एक और ऑफिसर पर हमला कर देते हैं। ये लोग उससे बचने के लिए उसे बड़ी मुश्किल से जेल में बंद कर देते हैं। अब जो कुछ ऑफिसर्स यहाँ बचे थे, वो बाकी के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करके यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाकी के स्टेशन से उनका राब्ता नहीं हो पाता। ये लोग अब पुलिस स्टेशन की छत पर जाकर देखते हैं कि ज़ोंबीज ने तो पूरे गांव में ही तबाही मचा रखी है। ऑफिसर डैनी और रेचल से कहता है कि हमें इन ज़ोंबी से लड़ना ही होगा अगर हमें अपनी जान बचानी है तो, और इसके लिए भी आप दोनों को हमारा साथ देना होगा। अब ये नीचे आकर ज़ोंबी से लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं। मास्क, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट वगैरह पहनते हैं और उसके बाद शेलिंग गन्स लेकर बाहर निकल आते हैं। पहले तो वो ज़ोंबीज को अट्रैक्ट करने के लिए शेलिंग गन चलाकर ज़ोंबीज को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। जब वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो गोलियों की बारिश कर देते हैं उनके ऊपर। लेकिन अब तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि इन गोलियों की आवाज से गांव में बिखरे और भी ज़ोंबीज इधर आ जाते हैं। सिचुएशन इनके हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर किस्मत इनका साथ देती है। एकदम से तूफानी बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश के कतरे ज़ोंबीज पे पड़ते ही हैं कि ज़ोंबीज तो मूव करना ही बंद कर देते हैं। वो एकदम से शांत हो जाते हैं, जैसे कि उनकी बॉडी के अंदर जान ही ना बची हो। इस तरह से इनको तो यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, जिससे मैथ्यू, करीना और बेटे को अंदर धकेलते हुए उस ज़ोंबी से लड़ने लगता है। मैथ्यू उस ज़ोंबी से तो जान छुड़ा लेता है। जब वो अंदर आकर अपना जख्मी हाथ देखता है तो वो ये जान गया था कि वो भी बाकी सभी लोगों की तरह जल्द ही ज़ोंबी बन जाएगा। ज़ोंबी बनने से पहले आखिरी मर्तबा वो अपने बेटे को गले लगाता है, साथ ही उसे नसीहत करता है कि मेरे जाने के बाद अपनी मॉम का ख्याल रखना। बस इतना ही कहने के बाद उसकी बॉडी भी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है कि आंखें जैसे बाहर निकल आई हों। वो पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुका था। ज़ोंबी बनने के बाद वो अपने ही बेटे पर अटैक कर देता है। करीना उस बच्चे की जान बचाने के लिए मैथ्यू पर ही अटैक करती है। करीना उसके बेटे को बचाने के लिए उसको उठाकर दूर फेंकती है। तभी कमरे में लगा हुआ एक बड़ा सा रॉड उसके पेट में स्टैब हो जाता है, जिससे मैथ्यू अब मूव नहीं कर सकता था। करीना यही मौका पाती है और दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग निकलती है। पर करीना कॉल करके रेचल को बताती है कि इनके साथ के सभी लोग अब ज़ोंबी बन चुके हैं और अब सिर्फ मैं और तुम्हारा बेटा ही बचे हैं। रेचल करीना से कहती है कि तुम तसल्ली रखो, हम तुम्हें
हमें जल्द ही ढूंढ लेंगे और प्लीज मेरे बेटे का भी ख्याल रखना। लेकिन दूसरी तरफ करीना, जिसने मैथ्यू को स्टिक के अंदर स्टैब कर रखा था, वो भी खुद को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। अब इस घर के अंदर करीना, रेचल का बेटा और एक और लड़की जो उनको यहाँ पर मिली थी, इन तीनों की जान खतरे में पड़ जाती है। कि मैथ्यू से बचकर घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि घर के बाहर तो और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। पर किस्मत इनकी अच्छी थी कि इनको यहाँ पर एक बाइक मिल गया और ये तीनों उस बाइक को चलाते हुए यहाँ से भाग गयी। दूसरी तरफ रेचल और डैनी भी अपने आप को बचाते हुए ट्रक के अंदर बैठ गए थे। रेचल तो यहाँ पर हिम्मत हार देती है, वो रोने लगती है कि अब उसकी तो सारी फैमिली खत्म हो गई है। लेकिन तभी उसे दूर से आता हुआ एक बाइक दिखाई देता है जिसमें करीना और उसका बेटा मौजूद थे। वो इनको अपनी ओर आता देख काफी खुश होती है। तभी ये नोटिस करते हैं कि इनकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दौड़े आ रहे हैं। अब वो इन सभी ज़ॉम्बीज़ को ट्रक के नीचे कुचलते हुए आगे बढ़ती रहती है। ट्रक को ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चढ़ाते हुए वो काफी ज़ॉम्बीज़ को तो मार देती है, लेकिन अभी भी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ ट्रक के आसपास जमा थे। थोड़ा आगे जाते ही ट्रक की ब्रेक्स भी फेल हो जाती हैं। करीना फोन करके डैनी को बताती है कि बाहर की सिचुएशन अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही है और हम पुलिस स्टेशन की तरफ ही बढ़े हैं। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ट्रक एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बिल्डिंग के अंदर जाके ही क्रैश हो जाता है। सब ट्रक से बाहर निकल आते हैं, लेकिन डैनी की टांग ट्रक में ही फंस जाती है। सबके सब ज़ॉम्बीज अब पुलिस स्टेशन में ही घुस आए थे और ना चाहते हुए भी ये सब उन ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर ऐसा बचा था जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर करीना और रेचल से कहता है कि आप लोग यहाँ से जाएं, लेकिन रेचल उनको छोड़कर जाने वाली नहीं थी। वो उन ज़ॉम्बीज़ से डट के मुकाबला करती है और इसी लड़ाई में उसका अपना बाजू भी जख्मी हो जाता है। इसका मतलब था कि वो खुद भी बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन खुद अभी वो इस बात से अनजान थी। एक ऑफिसर इनको यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो जानता था कि ज़ॉम्बीज़ आग से ही मर सकते हैं। वो रेचल, उसके बेटे और करीना को वहाँ से भेजने के बाद एक जोरदार धमाका करता है। सभी ज़ॉम्बीज़ जो इस पुलिस स्टेशन के आसपास थे वो सभी आग में जलकर मर जाते हैं और अब बचते हैं करीना, रेचल और उसका बेटा। अब यहाँ नाज भी नोटिस करती है जो उसके बाजू पर जख्म लगा था। समझ आती है कि वो भी जल्द ही इन्फेक्टेड हो जाएगी। आखिरी बार अपने बेटे को गले लगाती है। करीना से भी अपनी सारी नाराजगी दूर करते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया मैंने तुम्हें उसके लिए माफ किया, पर अब तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद वो खुद को भी गोली मार देती। हमें अगले सीन में इसी पुलिस स्टेशन के आसपास के तमाम ज़ॉम्बीज़ को जलते हुए दिखाया जाता है। इस सब को अब काफी वक्त बीत गया था। हमें देखने को मिलता है कि करीना इस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। फिलहाल तो इस ज़ॉम्बी वायरस ने इन इंसानों की जान छोड़ दी थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि हमें एक और कंट्री में रेचल के फादर के एक और पार्टनर को दिखाया जाता है जिसके पास भी वही सीरम था जो कि रेचल के डैड के पास था और इसी से ये तमाम इन्फेक्शन फैला था। वो पार्टनर भी इसी सीरम को पी जाता है, जिसका साफ मतलब था कि वहाँ पर भी अब यही इन्फेक्शन फैलने वाला है। इस गांव की तरह उस मुल्क का भी क्या हाल हुआ होगा। इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।